साथियों, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों को नमस्कार करते हुए अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, मिली जानकारी के अनुसार आज की वीडियो में हम आप सबको सीआरसीएस और सहारा की एक विशेष जानकारी दूंगा जो इनकम टैक्स से संबंधित है। तो बने रहिए हमारी पूरी वीडियो पर, और वीडियो जानकारी पसंद आए तो इसे आप सभी लोग शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं और नए साथी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आप सभी के लिए सहारा की और फाइनेंशियली टिप्स की जानकारी देता रहूं। तो साथियों, अब इनकम टैक्स का रिटर्न मांगा जा रहा है सीआरसीएस के द्वारा, और साथ में बैंक स्टेटमेंट भी, जहां पर विड्रॉल ऑफ फंड हो आपका जिस वर्ष आपने यानी सहारा के सभी निवेशकों ने सहारा में जमा किया था पैसा, और लिमिट रखा गया है 5 लाख रुपया। यानी अगर आपका 5 लाख रुपया जमा है सहारा में और रिफंड के लिए आप सीआरसीएस पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, तो डिफिशिएंसीज के नाम पर आपसे इनकम टैक्स का रिटर्न और जिस वर्ष आपने सहारा में डिपॉजिट किए थे उस वर्ष का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगा जा रहा है पैसा निकलने का, कि आपने पैसा निकाल के सहारा में जमा किया था कब। सिग्नेचर को मिसमैच करके भी संदेश दिया जा रहा है कि आपका सिग्नेचर मिसमैच है। मल्टीपल मेंबरशिप नंबर अलॉट हैं और एक ही सोसाइटी में एक ही व्यक्ति के नाम से, तो इसे भी सीआरसीएस डिफिशिएंसीज में मान रही है। तो हम आपको बता दें कि जमाकर्ताओं ने अपने आप मेंबरशिप नहीं लिए हैं, इसे तो सहारा इंडिया कंपनी द्वारा दिया गया था, क्योंकि सहारा के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि डुप्लीकेसी को रोका जा सके और आधार बेस व्यक्ति को एक ही मेंबरशिप अलॉट हो, वो पैसा चाहे जिस ब्रांच में जमा करे। अगर ऐसा होता तो आधार सीडिंग करके एक ही मेंबरशिप अलॉट होता, लेकिन जब ये भुगतान सरकार के माध्यम से होने जा रहा है तो एक आधार कार्ड को ही बेस बनाया गया है, जो कि सही है, क्योंकि सहारा में जमाकर्ताओं का पैसा तब पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र से, राशन कार्ड से, बैंक पासबुक से, इन सब के आधार पर जमा हो जाता था। आधार वेरिफिकेशन से व्यक्ति यानी जमाकर्ता की पहचान सही हो रही है। अभी तक 1 करोड़ से अधिक लोगों ने अप्लाई कर दिया है। बहुत से निवेशक अभी भी पड़े हैं आवेदन के लिए, क्योंकि उनका आधार और सहारा में नाम मिसमैच है, तो वो लोग जल्दी सही करवा के अपना आवेदन कर दें। पता नहीं कब फ्रेश आवेदन बंद हो जाए और कमियों को पुनः सुधार हेतु पोर्टल शुरू कर दिया जाए, तब शायद फ्रेश वालों को आवेदन करने का मौका भी ना मिले। तो साथियों, इनकम टैक्स का अधिकार है कि वो आपके बीते 8 वर्षों का रिकॉर्ड मांग सकती है। अगर विभाग को आप पर शक है तो आपने टैक्स की चोरी किया है, तो अभी उसी क्रम में लोग सहारा रिफंड के लिए सीआरसीएस पोर्टल पर क्लेम कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह है कि अगर आपका हैवी अमाउंट है, और हैवी अमाउंट अधिकतम सहारा के एजेंट लोगों का होगा, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा जमा करने के साथ साथ अपना कमीशन भी वहीं जमा कर देते थे एफडी के रूप में। तो मेरा कहना है कि इनकम टैक्स से कि आप सबका डाटा मांग लीजिए, जिनका आईटीआर है, बैंक स्टेटमेंट है, वो दे सकते हैं। लेकिन आप सभी साथियों को हम बता दें कि जब सहारा डिफिशिएंसीज को दूर करने के लिए पोर्टल रीओपन होगा तो आपको अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर मिसमैच का सुधार कैसे होगा, ये सहारा और सीआरसीएस कोई रास्ता बताए, क्योंकि जो भी डिफिशिएंसीज का मैसेज आ रहा है वो बिना सहारा के संभव ही नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है कि सहारा नहीं चाह रही है कि लोगों का भुगतान हो पोर्टल द्वारा, बाद में परेशान होकर भुगतान सहारा ब्रांच को दे दिया जाए। साथियों, मैं इनकम टैक्स विभाग से निवेदन करता हूं कि जो आपने बैंक स्टेटमेंट मांगा है उस वर्ष के विड्रॉल फंड का, क्या ये ज़रूरी है कि वो पैसा एक ही साल की इनकम का जमा हो? धीरे धीरे लोगों ने या एजेंटों ने जमा किया हो? क्या मेरा पैसा 5-10 साल नहीं रह सकता है? क्या बैंक से निकल के ही कहीं पैसा जमा हो सकता है? खेती करने वाले, मजदूरी करने वाले, पशु व्यापारी लोग या छोटे व्यापारी लोग कहीं नगद नहीं जमा कर सकते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा जमा करके भी बड़ा फंड ज़्यादा दिनों में बनाया जा सकता है। उसी तरह सहारा के एजेंटों का भी कमीशन नगद मिलता था, या सहारा कंप्यूटर के द्वारा ही एजेंटों के कमीशन को एफडी कर दिया जाता था। और निवेशकों का एक ही पैसा बार बार कन्वर्ट होते हुए आ रहा है। आपका 1 लाख था, 1 लाख से 2 लाख, 2 से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख हुआ। ठीक है, फंड बढ़ रहा है, लेकिन जो पैसा निवेशकों का बढ़ रहा है उसके टीडीएस की लायबिलिटी सहारा की बनती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीडीएस के बारे में सहारा से क्यों नहीं पूछती? जब आप पेमेंट किए, यानी जब कन्वर्जन होता है, तो एक कंपनी से पेमेंट दिखाया जाता है और दूसरी कंपनी से रिसीव्ड जमा दिखाया जाता है। तो ये सहारा से डाटा लेने की बात करते हैं। आपने कितना पेमेंट किए, आधार और पैन के बेसिस पर कितना कमीशन दिए, पैन बेसिस पर। तो इनकम टैक्स विभाग सहारा कंपनी से रिकॉर्ड नहीं मांग रही है।
और सीधे पोर्टल पर आवेदन करने वालों से मांग रही है जिनका मेहनत का पैसा जमा है। अभी देना है सिर्फ 10,000 रुपये और हिसाब मांग रही है लाखों का, और अभी 10,000 रुपये भी सही से नहीं दे पा रहे हैं और दूसरा नियम लगा दिए हैं इनकम टैक्स का। मेरा निवेदन है कि पहले आप पूरा भुगतान कीजिए। आवेदन के समय पैन कार्ड तो अपडेट ही है, जिनका 50,000 रुपये या उससे अधिक जमा है भुगतान से काट लीजिएगा। इस नियम से लोगों को परेशान ना किया जाए। ये सब करना था तो CRCS या सहारा पहले ही पूरी जानकारी क्यों नहीं दी, कोई गाइडलाइन क्यों नहीं लाई कि आपका ITR और बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा। आवेदन के समय मेरा सभी संस्थाओं से निवेदन है कि पहले सभी का भुगतान कीजिए और सभी रिकॉर्ड सहारा कंपनी से मांगिए। निवेशकों को परेशान ना किया जाए। साथियों, सहारा डिफिशेंसीज को सही किया जाए। पोर्टल रीओपन होने पर अगर खाता नंबर या मेंबरशिप नंबर गलत डाल दिया गया है तो आप लोग घबराएं नहीं। जिनका ITR है वो दे सकते हैं, जिनका नहीं है कोई बात नहीं। सभी लोग आवेदन करते रहिए, आवेदन से मत चूकिए। ये सभी समस्याएं ज़रूर ख़त्म होंगी, क्योंकि जमा रकम जो लाखों में है वो एक दिन या एक साल की कमाई नहीं है, कई सालों में धीरे धीरे जमा किए गए हैं। क्योंकि पोर्टल पर जब आपने पहले ही डिक्लेरेशन करवा लिए हैं कि हम वैध जमा करता हैं आधार वेरीफाई से, अगर गलत है तो कार्यवाही हो सकती है। तो फिर डिफिशेंसीज की कमियों का मैसेज नहीं देना चाहिए। साइन नहीं मिल रहा है, कई मेंबरशिप नंबर हैं, जब आधार वेरीफाई है और सहारा के सभी कागज़ जब बांड ओरिजिनल अपलोड हैं तो भुगतान देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबका भुगतान जल्द ही होना चाहिए, यही हमारी कामना है ईश्वर से। भी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में और कोई नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र LIC MD वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।